Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मुझे सीनेट की प्रिपरेशन करनी होती तो मैं कैसे करती या फिर कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करती। उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंड ये किसी ने पूछा था, ये उसी का रिप्लाई वीडियो है। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो पूछते रहते हो बार-बार कि मेरे मार्क्स कितने आए थे, मेरी रैंक कितनी थी, कॉलेज कौन-सा मिला है, तो कॉलेज का तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन। और उसके अलावा रैंक और मार्क्स से रिलेटेड जिसको भी डाउट है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एकदम फ्रेशर हो एंड आपको सीनेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो, अगर आप अभी 12th में हो या फिर आपका 12th हो चुका है, बट सीनेट की प्रिपरेशन आपने अभी-अभी स्टार्ट करी है, तो जो लोग 12th में हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लो, आपने एक भी बार सीनेट नहीं दिया है, आप ये जान लो कि सीनेट होता क्या है, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। बेसिकली आप पहले पेपर का पैटर्न समझ लो कि किस तरीके से आपका पेपर आता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या होता है। तो सीनेट की बात करूँ अगर मैं, तो सीनेट जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इस सीनेट में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालाँकि पहले कुछ और था पैटर्न, अभी चेंज हो गया है और हो सकता है आगे भी चेंज हो जाए, बट अभी के लिए जो है, वो यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपसे टोटल, और जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस एग्ज़ाम में आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के रहेंगे, 24 फिज़िक्स के, 24 केमिस्ट्री के, 24 इंग्लिश के एंड 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है? और जो सिलेबस आएगा वो आपका इंटरमीडिएट आएगा। अब इंटरमीडिएट का मतलब है 11th प्लस 12th, बट यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक रहते हैं, तो इसके लिए आप बेसिक जो आपकी साइंस की बुक है, 10th की साइंस की बुक, उसको आप रेफ़र कर सकते हो फॉर बेसिक। अब जिन लोगों के बेसिक बहुत ज़्यादा वीक हैं, क्लियर नहीं है, तो आप लोग 10th की साइंस की बुक उसके लिए रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ आप 11th-12th को अच्छे से पढ़ो, तो उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा, बट अगर आपको बेसिक ज़्यादा ही बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप लोग साइंस को रेफर कर सकते हो जो 10th की है, ठीक है? ये हो गया कि आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं सीनेट में, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्वेश्चंस ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा टफ या हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करूँ, तो स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स में आपके मोस्टली आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होते हैं, तो उनमें आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली, तो उनमें क्या होता है कि आप ऐसे, अगर आपको फॉर्मूला आता है, तो आप इजीली उनको सॉल्व कर लोगे, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सेम आपका केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आपकी रिएक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, बेसिक रिएक्शन ही पूछी जाती है यहाँ पे। और जो आईयूपीएसी नेमिंग है, तो वो भी बेसिक ही पूछी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता केमिस्ट्री में भी। मोस्टली आपका जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आप पढ़ लेना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेनली मैं कहूँ तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। बायोलॉजी में, बायोलॉजी के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तब भी आपका बायोलॉजी पोर्शन इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो 11th-12th का जो ग्रामर है, या फिर आप सीधा सीधा कह लो कि 12th का जो ग्रामर है, आप उतना पढ़ेंगे तब भी आपका इंग्लिश वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, तो जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, उसमें आपका बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, मेनली जो डिसीज पोर्शन से रिलेटेड होते हैं। और कुछ आपका नर्सिंग का बेसिक्स पूछा जाता है, जैसे जिससे आइडिया लगे, मतलब कि आपको नर्सिंग के बारे में कितना नॉलेज है, बस बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो ये ओवरऑल था आपके एग्जाम के बारे में। अब आप ये जान लो कि एग्ज़ाम कब होता है और फॉर्म्स कब आते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें आइडिया लगता है कि हमारे पास कितना टाइम रह रहा है। तो एग्ज़ाम जो होता है आपका, वो होता है जून के स्टार्टिंग में, यानी कि कह सकते हैं कि जून के फर्स्ट वीक में, या फिर आप मान के चलो कि मई के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो फॉर्म्स आते हैं आपके, वो अप्रैल में फॉर्म आ जाते हैं, अप्रैल में या फिर मार्च से आप समझ लो कि बहुत सारे फॉर्म्स आने लगते हैं, या फिर कभी-कभी अप्रैल में या फिर मई के स्टार्टिंग में वो लोग फॉर्म निकाल देते हैं। तो इस टाइम में आपके फॉर्म्स आ जाएँगे, ठीक है? अब आपने फॉर्म्स का पता कर लिया, एग्ज़ाम का पता कर लिया, पेपर पैटर्न का पता कर लिया, सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं, वो सब कुछ आपने पता कर लिया। अब
हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो छूट गई थी कि ये जो एग्ज़ाम होता है आपका, ये ऑफ़लाइन होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, ये ऑफ़लाइन होता है। वहाँ पे आपको एक ओएमआर शीट मिलती है जिसको आपको फ़िल करना होता है और हाँ, एग्ज़ाम के बाद आपको पेपर नहीं दिया जाता है, ठीक है? और जो ओएमआर शीट होती है, उसके साथ आपको मिलेगी एक ब्लैंक कार्बन कॉपी मिलती है, तो वो आपके पास रहेगी, बाकी ओएमआर शीट आपकी एग्ज़ाम के टाइम पे सबमिट हो जाती है। तो अब आपने इतना सब पता कर लिया, अब आपको ज़रूरत है एक अच्छे टीचर की जिससे आप गाइडेंस ले सको टाइम टू टाइम या फिर आप जिससे अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो या फिर किसी टीचर को नहीं, आप किसी मतलब मेरे जैसे दीदी भैया लोग को जिसको भी फॉलो करते हो, तो किसी एक ही इंसान को फॉलो करो। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप दो लोगों को सुन सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप 4 से 5 टीचर्स की बस गाइडेंस लेने के लिए आप उनको फॉलो कर रहे हो, तो उससे आपका टाइम वेस्ट भी होगा और एट द एंड वो सब लोग मिलके आपको एक ही चीज़ बताएँगे, एक ही एग्ज़ाम पे फ़ोकस करने की बात करेंगे। तो आप अलग-अलग 4-5 लोगों को फॉलो ना करके सिर्फ़ 1 या 2 लोग को फॉलो करो, जिनकी आप बात मानो और जिनके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा इधर-उधर रिसोर्सेज़ के चक्कर में, भागने के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है? अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको टीचर सेलेक्ट करना है। टीचर या फिर जो भी आप जिसको भी अपना मेंटर मानते हो, उसको आप सेलेक्ट कर लो कि ठीक है, ये इंसान है या फिर ये ट्यूटर है, टीचर है, जो भी है, इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है? अब वो जैसे बता रहे हैं वैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ये हो गया आपका प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। अब 2 सवाल सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के मन में आते हैं कि क्या हमें बैच लेना चाहिए और हमें बुक कौन-सी लेनी चाहिए? इस पे भी मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि बैच अगर आपको कोई टीचर ऐसा नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी आपको ऐसा गाइडेंस नहीं है आपके पास कि जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सको, मान लो आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई नहीं है, ऑनलाइन भी आपको ऐसा कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है या फिर आप खुद से प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो आप बैच परचेज़ कर लो, ठीक है? आप कर लो जिसका भी आपको समझ में आए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनका कर लो या उनका कर लो, आपको जिस टीचर से समझ में आए आप उसका बैच परचेज़ कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई टीचर हैं जिनका समझ में आ रहा है और हाँ, बैच परचेज़ करते टाइम एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप किसी भी टीचर का बैच ले रहे हो, तो उसमें जितने बैच में जितने टीचर पढ़ाएँगे, अब आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 टीचर तो वहाँ पे पढ़ाएँगे ही पढ़ाएँगे। अब ये चीज़ आपको पहले से देखनी है कि उन पाँचों टीचर का आपको समझ में आ रहा है। कभी-कभी हम क्या करते हैं कि हमें कोई बायोलॉजी के टीचर अच्छे लगे, तो हमने उनको देख के बैच परचेज़ कर लिया कि इनका तो हमें समझ में आता है। अब वहाँ पे जो फैकल्टी है, जो फिज़िक्स पढ़ा रही, जो केमिस्ट्री पढ़ा रही, वो हमें समझ में नहीं आता है कभी-कभी, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं रहते कि हम बार-बार स्विच करते रहें, अब ये बैच नहीं तो वो बैच नहीं। तो ये चीज़ आपको पहले से ध्यान रखनी है कि आप पहले से देख लो उस बैच में कितने टीचर इन्वॉल्व हैं और जितने टीचर इन्वॉल्व हैं, क्या आपको उन सब टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? अगर ऐसा है तभी आप बैच परचेज़ करो, जिसका भी परचेज़ करना है आप तभी उस टीचर के लिए अपना बैच परचेज़ करो। और देखो जब आप बैच परचेज़ करते हो तो कोई भी बैच हो, मतलब मोस्टली बैचेज़ में वो लोग टेस्ट खुद प्रोवाइड करते हैं, बुक्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा डेली आपके जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं, तो वो चलते रहते हैं। तो वहाँ पे उसके लिए फिर आपको शायद है यूट्यूब पे इधर-उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप बैच परचेज़ करते हो। क्योंकि देखो बैच का पर्सनली मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने बैच नहीं लिया था, ठीक है? अगर अपनी मैं बात करूँ कि मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, तो देखो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरे जो 11th-12th के नोट्स थे जो मैं ट्यूशन में पढ़ती थी, तो वही नोट्स मैंने अपने खुद के लिए पढ़े थे। उसके अलावा जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने कुछ-कुछ लेक्चर्स देखे थे पीडब्ल्यू के अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए। और बेसिक्स क्लियर आपके जब तक नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे, तो बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं, ठीक है? फिर आप उसके लिए चाहे आप पीडब्ल्यू के लेक्चर देखो, अनअकैडमी के लेक्चर देखो या एक्स वाई जेड, आपको जिसका समझ में आ रहा है आप उसके लेक्चर देखो, बट आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। क्योंकि ये जो पूरा एग्जाम है आपका, ये पूरा बेसिक्स पे ही मतलब डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे आपसे बेसिक्स से ही क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते। और स्टूडेंट्स मोस्टली इसमें इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो बहुत हाई फाई पढ़ के रखे होते हैं और इतना बेसिक पूछ देते हैं कि कभी कभी उनको खुद नहीं लगता कि इतना बेसिक भी आएगा। यहाँ पे ये हो गया बैच का। अब हाँ, बैच में अगर आपको फिर भी आपको मतलब डाउट लग रहा है कि मैं किसका लूँ, किसका नहीं लूँ, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप मिल जाएँगे, जो जिसमें स्टूडेंट्स ही मोस्टली रहते हैं। तो आप उन लोगों से थोड़ा सजेशन ले सकते हो कि अगर आपने पढ़ा है तो आप बता दो, मेरे को भी बैच परचेज़ करना है। तो वो लोग आपको बता देंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स रिव्यू देते हैं तो वो काफ़ी बार जेन्युइन ही होता है, क्योंकि वो लोग खुद पढ़ रहे होते हैं और आप चाहो तो आप उनसे नोट्स वगैरह भी माँग सकते हो, तो इससे आप देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? तो आप वो कर सकते हो।
दूसरी चीज़, अब बुक की बात करी जाए तो आप बुक आपको जो ठीक लगे आप ले लो। वैसे अब आप चाहो तो ये मिशन यूपीएससी नेट की जो बुक है, आप वो भी ले सकते हो। इस बार की जो बुक है वो काफ़ी सही है, मतलब पिछले बार के कंपैरिज़न में मैं बता रही हूँ। जो लास्ट टाइम बुक आई थी, तो उस टाइम से इस वाली बुक में काफ़ी सही क्वेश्चन दिए हुए हैं, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं। लास्ट टाइम की जो बुक थी, उसमें क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड दिए हुए थे, बट हाँ, वो भी ठीक है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बट हाँ, अगर आप लोग बुक लेना चाहते हो तो आप लोग ये वाली बुक ले सकते हो। उसके अलावा आपको जो बुक ठीक लग रही है आप ले लो। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो बुक का ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप बुक लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, या फिर बैच लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप चाहो तो सिर्फ़ यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब पे भी आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा, सिर्फ़ प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि आपने जैसे बैच नहीं लिया, अब आप सोच रहे हो कि बुक कौन-सी लूँ? तो आप यूपीसी नेट की बुक ले सकते हो, मिशन यूपीसी नेट वाली बुक। उसके अलावा आप चाहो तो यूट्यूब पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और चैनल्स की बात करूँ तो चैनल्स मैंने अपने चैनल पे बता रखे हैं कि इन-इन चैनल से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जिनको मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था। अगर आप चाहो बोलोगे, मतलब क्योंकि अभी तो बहुत सारे नए-नए चैनल्स आ गए हैं, तो मैं आपको वो भी एक बार देख के बता दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो चीज़ आप बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अब आपने पेपर का पैटर्न जान लिया, उसके बाद आपने एक मेंटर भी सिलेक्ट कर लिया, आपने बैच का भी समझ लिया कि बैच का क्या करना है, बुक का भी समझ लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना। सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई हैं, अब आपको पढ़ना कैसे है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको एटलीस्ट मैं अगर बताऊँ, अगर आपको आपको लग रहा है कि आपके बेसिक वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आप एटलीस्ट 4 से 5 घंटे आराम से पढ़ो, सिर्फ़ सेल्फ स्टडी के लिए। लेक्चर देख रहे हो उसको एक्सक्लूड कर दो, सिर्फ़ खुद से आपको पढ़ना है 4 से 5 घंटे। लेक्चर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, अगर आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहे हो समझने के लिए तो वो अलग चीज़ है। आपको सिर्फ़ खुद से जो पढ़ना है वो 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है? और देखो, ऐसे भी लोग हैं जो 1 से 2 बार सी-नेट दिए हैं और उनका नहीं क्लियर हुआ है। तो आपको वो सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है। मिस्टेक्स कहने का मतलब आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। बट ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं या फिर 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं, तो वो उतना तो पढ़ना ही है। उसके अलावा आप जितना पढ़ सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम पे, मतलब मैं पूरा टाइम घर पे ही रहती थी। मैं 1 साल बीएससी कर रही थी 12th के बाद, और उसके बाद 1 साल मैंने बीएससी किया है, उसके बाद मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? तो जो 1 साल मैं बीएससी कर रही थी, तो वो ऐसा आप पार्शियल ड्रॉपर ही समझ लो या फिर ड्रॉपर ही समझ लो, क्योंकि उस टाइम पे मैं कॉलेज नहीं जाती थी, पूरा दिन घर पे ही रहती थी। तो मैं सुबह में पढ़ती थी, दोपहर में और शाम को। उसके बाद रात को, मतलब मोस्टली नहीं पढ़ती थी, कभी-कभी पढ़ती थी। अभी यहाँ पे आके तो मैं रात को ही पढ़ती हूँ, दिन में उतना नहीं पढ़ पाती हूँ। तो वो आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से देख लो कि आपको कब पढ़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर आपको सुबह में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे कुछ लोग 4 बजे उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग मतलब अपना रात को देर रात तक पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप पहले ये देख लो कि आपको किस टाइमिंग में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, आपको जिस टाइम में ज़्यादा मतलब लग रहा है कि चीज़ें आप ज़्यादा कैप्चर कर पाते हो, ज़्यादा ग्रास्प कर पाते हो, तो आप उस टाइम को चूज़ करो। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सुबह-सुबह ईज़ी सब्जेक्ट्स पढ़ने में, मतलब ईज़ी सब्जेक्ट पढ़ने में क्या, जैसे आपको इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, तो आप सुबह-सुबह बायोलॉजी पढ़ सकते हो क्योंकि ईज़ी भी रहता है। एंड अगर हम सुबह से कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट बन जाता है। तो आप बायोलॉजी से स्टार्टिंग कर सकते हो, या फिर कुछ लोगों को इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो आप इंग्लिश से स्टार्टिंग कर सकते हो। कुछ लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा आप कुछ सुबह-सुबह जो स्टार्टिंग कर रहे हो पढ़ाई की, तो आप लोग कुछ ऐसा सब्जेक्ट रखो जिसमें आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो, ताकि आप आगे थोड़ा और पढ़ सको, ठीक है? तो आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है या जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। सुबह-सुबह आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, एंड सुबह-सुबह आप ढाई से 3 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। अगर कोई 4 बजे उठ के पढ़ रहा है तब भी वो 7 बजे तक या फिर साढ़े 6 बजे तक पढ़ सकता है। एंड अगर कोई स्टूडेंट 6 बजे उठता है तो वो भी आपका आराम से, मतलब 9 साढ़े 9 तक पढ़ सकता है। तो इस तरीके से आप देख लो कि किस टाइमिंग में आप बेटरली पढ़ पा रहे हो, और उस टाइम को आप सेलेक्ट करो और उस टाइम में आप कोई एक सब्जेक्ट आराम से पढ़ लो, ठीक है? उसके बाद आप 2 से 3 घंटे का आराम से अपना नहाओ-धो, खाओ-पियो, जो भी आपको करना है करो, ठीक है? उसके बाद आप एक दोपहर में स्लॉट बना लो जिस टाइम पे आपको पढ़ना है। दोपहर में एटलीस्ट आप 2 से 3 घंटे पढ़ लो, ढाई से 3 घंटे, वो भी काफ़ी है। दोपहर में आप ढाई से 3 घंटे पढ़ लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 9 बजे
पढ़ाई बंद की, ठीक है? 9 बजे पढ़ाई बंद की, उसके बाद आपने साढ़े 11 बजे दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। साढ़े 11 बजे से आप पढ़ो ढाई बजे तक या फिर 3 बजे तक, जैसा आप मतलब जितना आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। बीच-बीच में ब्रेक भी लेना है, ऐसा नहीं है कि आप मान लो साढ़े 11 बजे बैठे हो और फिर 3 बजे तक बैठे हो, तो उससे आप भी थक जाओगे एंड आपको दिमाग में उतनी चीज़ें अच्छे से नहीं जाएँगी। तो आपको बीच-बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक भी लेना है एंड उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। और जिन लोगों को लगता है कि दोपहर में नींद आएगी या फिर हम सो जाएँगे, तो उस टाइम पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। जैसे कि आप वोकैब्युलरी याद कर सकते हो जो आपकी बायोलॉजी में सॉरी इंग्लिश में है, वोकैब्युलरी जो इंग्लिश ग्रामर में है, या फिर बायोलॉजी के एब्रिविएशन हो गए, या फिर पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं एंड पढ़ने में मज़ा भी आता है। या फिर आप फिजिक्स के जो फ़ॉर्मूला हैं, उनको याद कर सकते हो, या फिर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड, डिसीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं, वो पढ़ सकते हो। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, तो आप ऐसी चीज़ें पढ़ो जिससे आपको बोरिंग ना लगे और नींद ना आए। तो आप कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। वैसे मैं प्रेफ़र करती थी फिजिक्स को पढ़ना, क्योंकि दोपहर में क्या है, सुबह-सुबह मैं बायोलॉजी पढ़ती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर बायोलॉजी या इंग्लिश, दोनों मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक को पढ़ती थी। उसके अलावा दोपहर में मैं फिज़िक्स पढ़ती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उसको समझने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता था फिज़िक्स को समझने में, तो इसलिए मैं फिज़िक्स को पढ़ना पसंद करती थी दोपहर में। और उसके बाद शाम के टाइम पे आप थोड़ा मतलब रेस्ट कर सकते हो, घूम सकते हो, आपको जो पसंद है आप वो कम कर सकते हो, उस 3 बजे से साढ़े 4 बजे तक, या फिर आप कह लो 5 बजे तक, ठीक है? उसके बाद आप फिर से पढ़ने बैठ जाओ। आराम से 7 साढ़े 7 तक पढ़ो, 2 ढाई घंटे। उसके बाद उस 2 ढाई घंटे में भी अब आपने जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ लो। मतलब आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए। आपने अभी तक 2 से 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए होंगे सुबह-सुबह में, मतलब दोपहर तक। उसके बाद आप चौथा सब्जेक्ट पढ़ो, जो भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा या सुबह से आपने अभी तक टच नहीं किया है, उसको पढ़ो। इसके अलावा जब आप 7 साढ़े 7 बजे तक आपने ये पढ़ लिया, देन आपका खाना या फिर जो भी काम है 9 बजे तक उसको फिनिश कर दो। उसके बाद जितना भी आपने सुबह से पढ़ा है, उसको अब बस आपको रिवाइज़ करना है। जितना आपने सुबह से पढ़ा, उसको रिवाइज़ कर लो और ख़त्म कर दो। जब आप सोने जाओ तो आप ये देख लो कि हाँ, ये चीज़ जो मैंने पढ़ी थी, वो मैंने रिवाइज़ कर ली है और अब इसको दोबारा जब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है? तो इस तरीके से आप पढ़ाई करो एंड धीरे-धीरे आप देखो ये चीज़ें एक दिन में नहीं हो पाएँगी। अगर आप पहले दिन पढ़ने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आप 2 से ढाई घंटा पूरे दिन में पढ़ पाओ। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर ऐसा अपने आप को दोष मत देना कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या मुझसे ही नहीं हो पा रहा है। तो स्टार्टिंग में टाइम लगता है, किसी को भी एकदम से कोई 10 घंटा नहीं पढ़ लेता है। आप धीरे-धीरे कोशिश करो, आपसे भी हो जाएगा। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि मतलब बहुत बोरिंग लग जाता है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ ऐसी चीज़ पढ़ लो जो आपको भी मज़ा आए, या फिर आप खुद से निमोनिक क्रिएट करने की कोशिश करो। जैसे बायोलॉजी में कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी, आपको जो चीज़ें याद नहीं हो रही, आप खुद का निमोनिक बनाने की कोशिश करो। जब आपका दिमाग चलेगा तो आपको वो चीज़ें उतनी बोरिंग नहीं लगेंगी, नींद नहीं आएगी, ठीक है? अगर आपको थकावट भी हो रही होगी तो आपको मज़ा आने लगेगा चीज़ों में। तो वो चीज़ें आप करके देखो, और बीच-बीच में ब्रेक भी लो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर आप एकदम से पढ़ने लग जाओगे, एकदम रिमोटली पढ़ते जा रहे हो, तो उससे भी आपको दिक्कत होगी। और हाँ, देखो जो जैसे पढ़ाई करते हैं, तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, तो मैं बता रही हूँ, एक ही जगह पे बहुत टाइम तक बैठ के मत पढ़ो, क्योंकि कभी-कभी वो सराउंडिंग देख के भी हमें बहुत बोरिंग लगता है। दूसरी चीज़, बहुत टाइम तक बैठने से आपके जो हिप्स हैं या फिर जो थाइस हैं, वो बहुत पेन कर सकती हैं। तो आप थोड़ा टहल के पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा जगह को चेंज करने की कोशिश करो, या फिर चेयर पे पढ़ लो, कभी बेड पे पढ़ लो। वैसे करके मतलब मैं अपने टाइम पे पढ़ती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। बाकी अगर आपको ऐसे नॉर्मल चेयर पे बैठ के कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप चेयर पे पढ़ो, आपको जैसे कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब आप वैसे पढ़ सकते हो। बाकी ये मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मैंने किया था, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। बाकी देखो, फिर से बोल रही हूँ, देखो पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप चीज़ों को सिंपल कर सकते हो पर अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, एक्सक्यूज़ेज़ जितने भी हैं उनको साइड में रख दो कुछ दिनों के लिए। और रही बात फ़ोन की, जिनको फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, जिनको फ़ोन से प्रॉब्लम होती है, तो कुछ दिनों के लिए ये सारी चीज़ों को अनइंस्टॉल कर दो जिनसे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम, भाई अनइंस्टॉल कर दो कुछ दिनों के लिए, अगर तुम नहीं चलाओगे तब भी कुछ नहीं हो जाएगा। अगर एक बार तुम सिलेक्शन ले लो और आराम से चलाओ। मेरे टाइम पे मैंने भी नहीं चलाया था, इवन मेरी मम्मी तो खूब डाँटती थी इस चीज़ के लिए, अगर मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती थी। तो थोड़ा मम्मी-वम्मी को बोलो कि अगर नहीं पढ़ रहे हो तो वो बोलें कि आप पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। तो वो चीज़ भी हमें याद दिलाती है कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो वैसे करके चीज़ें हो जाएँगी। और हाँ,
ट्राई करो, जिनसे नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है नहीं हो पा रही है पढ़ाई, तो पढ़ने की कोशिश करो एंड देखो धीरे-धीरे ही चीज़ें ठीक होंगी। आपको लग रहा है कि अगर आप 1 दिन में कोई चीज़ ठीक कर सकते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। बाकी पढ़ते रहो, अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब पे आपको रिस्पॉन्स करने में मुझे देर लग रही है, तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, तो अभी मैंने वो डिलीट कर रखा है। जब मैं डाउनलोड करूँगी तो हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, 1 महीना, 2 महीना, 15-20 दिन, इतना भी लग सकता है। तो आप लोग टेलीग्राम और यूट्यूब को प्रेफ़रेंस दो, अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो। बाकी आप जिसको भी अपना मेंटर मानते हो, जिसको भी आप जो भी आपको पसंद आता है या फिर जिसकी कही हुई बातें आपको ज़्यादा समझ में आती हैं, उसको फ़ॉलो करो और 1 या 2 जन को फ़ॉलो करो, उससे ज़्यादा बहुत सारे अपने मेंटर मत बनाओ, जिससे आप भी कन्फ्यूज़ होगे, आपको समझ में नहीं आएँगी चीज़ें, आप इसको भी सुनोगे, उसको भी सुनोगे, उसको भी सुनोगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी चीज़ें अपनी जगह पे ही रहेंगी और एट लास्ट आपको फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको एक ही सीट चाहिए और उसके लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हो, करो और ये मत देखो कि इतने नंबर आ जाएँगे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? हो सकता है तुम्हारे टाइम आते-आते फिर से पेपर पैटर्न चेंज हो जाए। तो आप ये सोचो कि आपको एक सीट लेनी है और आप जितनी मेहनत कर सकते हो, आप उतनी मेहनत करो। बाकी ये था आज के वीडियो में। अगर कोई भी चीज़ जो मैंने इस वीडियो में समझाई है या हो सकता है कोई भी चीज़ मुझसे छूट गई हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी और हाँ, किसी का कोई और भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।